All right. Good morning, all of you. It is a very, very positive day today. और आज हम लोग अपना CS एग्जीक्यूटिव, जो कि सच बताऊं तो गेम चेंजर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है हम लोगों का, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे. We will try to understand what the scenario is all about. सारे सब्जेक्ट्स, सारे कोर्सेज, सारे लेवल्स, पढ़ाई का करिकुलम, पढ़ाई का पैटर्न, ये सब स्टडी करेंगे गाइस हम लोग. सो व्हाट इज दिस सिनेरियो ऑल अबाउट? क्या है ये चीज हमारे सामने, हम लोगों को समझने की जरूरत है. So let's try to understand what is the overall session all about. As we all can see very well, that हम लोगों ने अपना एग्जामिनेशन पास कर लिया है. We are through with our first level of course. That is our entrance. ठीक है. और उस एंट्रेंस लेवल के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल आता है, our नेक्स्ट लेवल इज कि हमें सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से कॉन्ग्रेट्स देना है. आप पास हो गए हैं. आप CS एग्जीक्यूटिव का नेक्स्ट लेवल टेकअप करने वाले हैं. आपकी एक नए लेवल की पढ़ाई शुरू होने वाली है. और इन सारी चीजों को हम लोगों को आज बहुत ही पॉजिटिव मूड और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से टेकअप करना है. ठीक है. फैबुलस रिजल्ट, बढ़िया तैयारी, ईमानदारी की व्यवस्था, ये सब चीज हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है. अभी एक एग्जाम और आने वाला है बच्चों का, नवंबर CS ईट, दिसंबर फाउंडेशन. इसके लिए दिल से, दिमाग से आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल अ वेरी वेरी वार्म गुड लक कि आप लोग बहुत अच्छे से सारे काम को अंजाम दे पाएं. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वुड बी कंपनी सेक्रेटरीज. अब आप लोग CS के कोर्स का एक गहरा हिस्सा हो चुके हैं. अब आप लोग CS के कोर्स का एक गहरा हिस्सा हो चुके हैं. और ये गहरा हिस्सा आपको कितने आगे ले जाने वाला है, ये हम लोग को स्टडी करने की अब जरूरत है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिनेरियोज. हम लोग को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है चीजों को. ये देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके सामने आ रही है. और इस स्लाइड से हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरीज आर वेरी 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 डिफरेंट. कंपनी सेक्रेटरीज बहुत डिफरेंट हैं. और कंपनी सेक्रेटरीज जो हैं वो भीड़ से थोड़े अलग होते हैं. कंपनी सेक्रेटरीज क्या भीड़ से अलग होते हैं? भीड़ से अलग ये होते हैं कि हमें कंपनी सेक्रेटरीज को आम आदमी नहीं समझना है. दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड. क्या आउट ऑफ द वर्ल्ड गाइज? अभी आपको इस चीज के बारे में पता ही नहीं है. आपको इस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि आप क्या क्या करने वाले हैं आगे जाके.
पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरा देश और पूरी दुनिया कंपनी सेक्रेटरीज की ही फिंगर्स पे चल रही है। आप कहेंगे अरे सर ये कैसी बात करने लगे आप। जैसे ये आपको कंपनी सेक्रेटरी यहां दिख रहा है डायग्राम में, दे आर लाइक अ लाइट बल्ब। कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज, सारी मीटिंग्स, सारी डिसीजन मेकिंग, ये सब कंपनी सेक्रेटरीज करते हैं। मैं आपको एक या दो एग्जांपल्स देता हूं तो उससे आपको इस चीज की ग्रेविटी पता चलेगी, इस चीज का सिस्टम पता चलेगा। जैसे पूरा देश, पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर, पूरा देश और पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है और वो सिस्टम पूरा का पूरा कंपनी सेक्रेटरीज ही संभालते हैं। जैसे क्या, जनरल बातें बोलने से काम नहीं चलेगा। जैसे ये गाइस कि कंपनियों में कोई मीटिंग होनी है, कोई एजेंडा होना है, कोई काम होना है, कोई चीज होनी है, तो वो सारी की सारी किसके हाथों से होती है? वो सारी की सारी कंपनी सेक्रेटरीज के हाथों से होती है। सारी की सारी क्या कंपनी सेक्रेटरीज के हाथों से होती है? देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो हमारे कंपनी सेक्रेटरीज हैं वो जॉब लगते ही या कंपनी का हिस्सा बनते ही दे आर डीलिंग, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये मेरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर डीलिंग डायरेक्टली विद द डायरेक्टर्स। दे आर डीलिंग directly with the directors. There are other courses also. There are courses of chartered accountancy, there are courses of cost and works accountant, there are MBAs, there are various other technical experts. लेकिन ये सारे के सारे, I repeat, ये सारे के सारे directly directors से deal नहीं करते on day one. So company secretary is a very very different ball game, a very very different ball game. Right now we all are dreaming. हम सब लोग एक ड्रीम लैंड में हैं। एंड व्हाट इज दिस ड्रीम लैंड? ठीक है, अमर सर ने सारी बात तो बताई। आप लोग कभी कोई कमर्शियल न्यूज़पेपर रीड करिए, जितनी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, कोई भी चीज प्रिंट होके आती है, उन सब में नीचे देखिए ऑथराइज सिग्नेटरी कंपनी सेक्रेटरी का होता है। उन सब में ऑथराइज सिग्नेटरी किसका होता है? कंपनी सेक्रेटरी का होता है। सो नाउ गाइज वी नीड टू ड्रीम अबाउट आवर फ्यूचर, आवर करियर। हमें चीजों को टेकअप करना है, दैट व्हाट आर द थिंग्स ऑल अबाउट। सो गाइज वी नीड टू सेट अ गोल। हमें एक बहुत ही तगड़ा गोल सेट करना है। और ये देखिए आपके सामने एक बंदा है जिसको कि अपना गोल दिख रहा है और बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ उस गोल तक पहुंचने के लिए उसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो आपको दिख रही है, वो रिक्वायरमेंट उसके हाथ में उसने अच्छे से पकड़ रखी है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस, कोई भी रुकावट अगर रास्ते में आती है तो भी वो अपने इस गोल को अचीव कर ले जाएगा। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? है क्या? वी नीड टू सेट अ गोल। ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं बिकॉज ये वर्थ है। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। व्हाट इज दिस पॉजिटिव एटीट्यूड ऑल अबाउट? गाइज आपको इतना पॉजिटिव होना है, इतना पॉजिटिव होना है कि सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हम डगमगाएंगे नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक स्टेटमेंट है मेरे पास,
एक स्टेटमेंट है, ऑल इज वेल एट द एंड। ये नोट करने वाली लाइन है गाइस, इसको आप नोट कर लीजिए। ऑल इज वेल एट द एंड, मैं इनफैक्ट इसको लिखना चाहूंगा आपके लिए, देखिए, ऑल इज वेल एट द एंड, ठीक है, एंड if it is not well, then it is not the end। ध्यान दीजिए गाइस, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है ऑल इज वेल एट द एंड, आखिरी में सब ठीक हो जाता है। आखिरी में क्या हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। और अगर किसी कारणवश ठीक नहीं होता, all is well at the end, and if it is not well, then it is not the end। अगर फ्रेंड्स कुछ गड़बड़ चल रही है, ये मान के चलिएगा, अगर कुछ गड़बड़ चल रही है, then in that case अभी ये अंत नहीं है, कुछ अच्छा होना बाकी है, वेट फॉर द गुड वर्क, ऊपर वाले पे भरोसा करिए। और अभी चीजें सही नहीं है तो इट इज नॉट द एंड, इट इज नॉट द एंड। पॉजिटिव एटीट्यूड इतना होना चाहिए गाइस, पॉजिटिव एटीट्यूड इतना होना चाहिए कि मान के चलिए, अगर सिनेरियो ये है कि थॉमस एडिसन साहब थे जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था, तो एक बदमाश टाइप का रिपोर्टर, शैतान टाइप का, प्रेस वाला, मीडिया वाला, उनसे पूछता है, सर कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है आपको ये बल्ब इन्वेंट करके जिसमें आप 2000 बार फेल हुए। ही यूज द वर्ड आप, जिसमें 2000 बार फेल हुए। कितना पॉजिटिव था वो बंदा, कितना पॉजिटिव था। उसने कहा, एक्सक्यूज मी माय डियर ब्रो, मैं 2000 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैं 2000 बार फेल नहीं हुआ हूं। बल्ब मेकिंग इज अ 2000 स्टेप प्रोसेस। बल्ब मेकिंग क्या है, बल्ब मेकिंग एक 2000 स्टेप प्रोसेस है। बल्ब मेकिंग एक 2000 स्टेप प्रोसेस है। इतना ज्यादा पॉजिटिव होना पड़ेगा हम लोगों को, इतना ज्यादा पॉजिटिव होना पड़ेगा कि कोई बंदा सामने नेगेटिव बोल भी रहा है, फिर भी he is so cool and calm that he is saying, oh, it is a 2000 step process my dear, check yourself, there was no failure। बल्ब बनाना, बल्ब इन्वेंट करना 2000 स्टेप्स का प्रोसेस है। CS की कोर्स स्टेजेस, as we all know very very well, the course stages are इनिशियल लेवल, एंट्रेंस लेवल है जिसको कि हम लोग CS EAT या CS फाउंडेशन कहते हैं। सेकेंड लेवल CS एग्जीक्यूटिव होता है, और थर्ड लेवल, द फाइनल लेवल इज CS प्रोफेशनल। द फाइनल लेवल इज CS प्रोफेशनल। CS फाउंडेशन और CS EAT से हम लोग अभी रूबरू हैं। हम लोगों ने देखा कि ये जितना कठिन हम लोग सोच रहे थे उतना कठिन रहा नहीं। इट वॉज नॉट दैट टफ, दो वी हैड अ लॉट ऑफ दुख इन अवर माइंड, क्या होगा कैसे होगा, बट समझ में आ गया कि निपट गया है, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया है लगभग, मान के चलो। अगला लेवल है CS एग्जीक्यूटिव। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ट्रिकी लेवल, और इसमें हमें हार्डवर्क करनी है डे 1 से। इसमें हमें हार्डवर्क करना है डे 1 से। क्या हार्डवर्क करना है डे 1 से? कि गाइस देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल लेवल ऑफ योर CS course and the next level, that is CS executive of your CS course। कितना डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। जैसे घर में एक छोटा बच्चा होता है,
घर में एक छोटा बच्चा होता है और वो एक छोटे से बाथटब में पानी भर के छप छप करके खेलता है अपने हाथों से और समझता है यही पानी है, यही समुंदर है, यही स्विमिंग है। एक्चुअली फ्रेंड सच बताऊं तो फाउंडेशन लेवल वही है और सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल है कि आपको उस बाथटब से निकाल के प्रॉपर स्विमिंग पूल में डाल दिया गया। अब थोड़ी बहुत स्विमिंग सीख गए थे, थोड़ा बहुत पानी में खेलना सांस लेना सीख गए थे तो ठीक है, अदरवाइज स्विमिंग पूल इज गोइंग टू बी अ टफ टाइम। स्विमिंग पूल इज गोइंग टू बी अ रियल टफ टाइम। तो वही है सीएस एग्जीक्यूटिव। लेकिन आसानी से क्यों हो जाएगा? आसानी से इसलिए हो जाएगा कि हमको समझ में आ गया है कि बस बाथटब थोड़ा बड़ा हो गया है वही सिस्टम। बाथटब की बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी हो गई है, पानी थोड़ा सा भर गया है और हमें हल्की फुल्की प्रैक्टिस है, तो थिंग्स आर वेरी वेरी मच पॉसिबल। एक सिस्टम से, एक डिसिप्लिन से, एक स्ट्रीमलाइन तरीके से हम लोग को चलते जाना है और हम लोग काम को अंजाम दे ले जाएंगे। हम लोग काम को अंजाम दे ले जाएंगे। The next level would be the CS प्रोफेशनल लेवल। हमारा अगला लेवल हमारा CS प्रोफेशनल लेवल होगा, जिसको कि CS फाइनल भी कहते हैं। तो ये हमारी कोर्स स्टेजेस हैं। इन कोर्स स्टेजेस के दौरान इफ यू ऑल सी गाइस, बहुत ही अच्छा पेज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, टाइम टेकिंग है। पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप ड्यूरिंग द सीएस कोर्स। आपके सीएस कोर्स के दौरान आप क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप कर ले जाएंगे, हम लोगों को यह समझने की जरूरत है। क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप कर ले जाएंगे हम लोग, यानी कि हमारे अंदर क्या कलाएं आ जाएंगी। आज बहुत ध्यान सुनिएगा, आज हो सकता है कि हमारे अंदर ये आर्ट्स ना हो या ये सारी कलाएं थोड़ी हों, लेकिन जैसे जैसे सीएस कोर्स हम लोग करेंगे वैसे वैसे ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी। क्या? डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, हम इंटेलिजेंट हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। एनालिटिकल माइंड, हमारे दिमाग को एनालिसिस आ जाएगा चीजों का। कम्युनिकेशन स्किल्स, हम बोलना अच्छा लग जाएंगे, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाएंगी। सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि हम लोग अपने आप को डिटरमाइन कर ले जाएंगे। हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड काफी हार्ड वर्किंग हो जाएगा, मेहनत करना सीख जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस कि हमको हमारे अंदर पेशेंस भी लाना है। अक्सर क्या होता है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। अक्सर क्या होता है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। एम्बिशन, एम्बिशियस होना पड़ेगा। लोगों को अगर सिर्फ यही सोचना है कि हम किसी तरीके से काम कर लेंगे, जिंदगी गुजार लेंगे, 10-20 हजार रुपए की नौकरी कर लेंगे, तो गाइस मान के चलिए सीएस इज नॉट द कोर्स फॉर अस। सीएस इज नॉट द कोर्स फॉर अस। एम्बिशियस होना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक बिग, वी हैव टू ड्रीम बिग। आज इस सेशन को देखने के बाद गूगल कर लीजिएगा एक बार, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ टॉप पेड कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ द कंट्री। व्हाट इज द लिस्ट ऑफ टॉप पेड कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ द कंट्री। तो टॉप पेड कंपनी सेक्रेटरीज कौन है, उनकी जब आप लिस्ट देखेंगे तो आप अपने आप एम्बिशियस हो जाएंगे। एक्चुअली गाइस पेमेंट इज नॉट एवरीथिंग, ये तो मैंने यूं ही बोल दिया। वो
वो कॉरपोरेट कल्चर में बैठने का तरीका, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधों पे बियर करना, वो जो सेटिस्फैक्शन देता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसी भी काम को करने का हमारे अंदर, किसी भी काम को करने का हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। अपने काम के प्रति हम कमिटेड रहें, अपने काम के प्रति हम कमिटेड रहें। फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब फ्यूचर के बारे में देखना है और फ्यूचर के बारे में सोचना है, फॉरवर्ड लुकिंग। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना है, पॉजिटिव सोचना है। बहुत सारे लोग मिलते हैं पूरे रास्ते में, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो मैक्सिमम टाइम हम लोगों को नेगेटिव ही बताते रहते हैं। अरे ये नहीं हो पाएगा, अरे कैसे होगा, न जाने क्या से क्या होगा। अरे यार, जिस चीज के बारे में आइडिया नहीं, जिस चीज के बारे में पता नहीं, उस चीज के बारे में दूसरे लोग पता नहीं क्यों कमेंट करते हैं। प्लस हमें खुद भी इतना समझदार होना चाहिए कि आप सही राय उन लोगों से मांगिए जो सफलता की सीढ़ी में कदम रखे हुए हैं। टॉक टू दोज पीपल हु आर रैंक होल्डर्स, talk to those people who are successful company secretaries. If you talk to the strugglers or maybe who people have failed, you will get a negative input. तो आपको जरूरत क्या है? आपको पॉजिटिव इनपुट की जरूरत है। और उसके बाद हमारा वर्ड है करेज। किसी भी काम को करने की हमारे अंदर ताकत और करेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव वे टू कंपनी सेक्रेटरी। We all know very, very well what is way to company secretary. The entrance level, the executive level and the professional level. This is all the way to company secretary. इसी तरीके से हम लोग CS कोर की तरफ बढ़ते हैं आगे। आइए चलते हैं। एग्जीक्यूटिव कैसे होना है, इसके लिए हमारे मन में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग अब टेकअप करते हैं। एंड नाउ वी कम एग्जैक्टली टू द स्टडी लेवल। पढ़ाई की बात करते हैं, दैट व्हाट इज इट ऑल अबाउट। लेट मी वेलकम यू टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड द अपकमिंग न्यू सिलेबस, जो कि 2017 से लॉन्च हुआ है। इसके पहले सिलेबस हमारा कुछ और था, तो हम सब लोग बाय डिफॉल्ट न्यू सिलेबस में हैं, थैंक्स टू गॉड, क्योंकि न्यू सिलेबस ही काम का है। नेक्स्ट वी हैव, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड गाइज, रोड मैप ऑफ CSET पासर्स अहेड। फाउंडेशन 2, रजिस्ट्रेशन वाया ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि कोई मैनुअल काम नहीं करना है। भारत देश के सभी शहरों में CS इंस्टीट्यूट का ऑफिस नहीं है। भारत देश के सभी शहरों में CS इंस्टीट्यूट का ऑफिस नहीं है। तो सारे बच्चे, पूरे 135 करोड़ पॉपुलेशन को जो भी अपना काम करना है CS से रिलेटेड, वो ऑनलाइन करना है। आपका एनरोलमेंट ऑनलाइन होना है, आपकी बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर होनी है, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है। धीरे धीरे जिस स्पीड में हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हमारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन हो जाएंगे। कई हद तक एंट्रेंस लेवल में CS सीट लेवल पे हो ही गए हैं, फाउंडेशन में भी हो गए हैं। काफी आगे तक ऑनलाइन एग्जाम्स के बाद हमारा रिजल्ट भी ऑनलाइन आ जाता है। हमें किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल के नोटिस बोर्ड पे जाके अपना रोल नंबर देख के रिजल्ट नहीं देखना होता है। तो एवरीथिंग इज डिजिटल गाइस, और कंपनी सेक्रेटरीज का सारा काम भी डिजिटल हो रहा है। वेबसाइट में हमारा ICSI स्मैश पोर्टल है। उस स्मैश पोर्टल के तहत हम लोग को CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करा लेना होता है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर होती है, 38 नवंबर। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ वी आर गोइंग फॉर जून 2021 अटेम्प्ट, तो जून 2021 अटेम्प्ट के लिए अगर बोथ ग्रुप देना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं,
एक बार में क्लिक कर जाएगी, बहुत इसको मैं फैलाऊंगा नहीं बात को कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, एक लाइन में क्लिक हो जाएगी आपको बात। जून 2021 में अगर आपको बोध ग्रुप देना है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए नवंबर 2020 तक। और अगर सिंगल ग्रुप देना है, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सिंगल ग्रुप देना है जून 2021 में तो 31 जनवरी 2021 तक रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। देखिए गाइस, और मैंने आपको इसके लिए, आई होप इट इज मोर विजिबल नाउ, आपको ध्यान से बहुत ज्यादा नहीं देखना पड़ रहा होगा, इट इज टोटली विजिबल। ठीक है, आगे आते हैं। इसको एक बार हम लोग फिर से स्टडी करेंगे, एक बार इसको हम लोग फिर से स्टडी करेंगे। क्या कि जिन बच्चों को जून 2021 में अटेम्प्ट देना है और उनको लग रहा है कि सर ऑल इज वेल, मजा आ गई, बोध ग्रुप देना है जून 2021 में, तो उनको 30 नवंबर 2020 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और अगर रजिस्ट्रेशन में लेट होते हैं तो 31 जनवरी 2021 तक भी रजिस्ट्रेशन करा लिया तो एक ग्रुप देने को मिल जाएगा। और एक ग्रुप कौन सा, फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप? तो आईसीएसआई ने ओपन हैंड्स दे दिए हैं, जो मना है जा मेरे बच्चे, जा जी ले अपनी जिंदगी, चाहे फर्स्ट ग्रुप दे दो चाहे सेकंड ग्रुप दे दो। अगर आपने 31 जनवरी 2021 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। कई बच्चे सोचते हैं सर रजिस्ट्रेशन किसके लिए, क्या कराएं, एक ग्रुप का कराएं, दो ग्रुप का कराएं, बोध ग्रुप का कराएं? तो राय यही है कि रजिस्ट्रेशन हमेशा बोध ग्रुप का करा लीजिए, भले ही आप एलिजिबल एक ग्रुप के लिए हो या आपका मन हो एक ग्रुप का देने का। किताबें आ जाएंगी, अगर मान लो एलिजिबल है बोध ग्रुप देने के लिए लेकिन अभी मन नहीं कर रहा, हिम्मत नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, किताबें आ जाएंगी, 2-3 महीने पढ़ेंगे, अगर चीजें सही हो गई, मन हुआ, तो एटलीस्ट री रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज में नहीं जाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन अपना इमीडिएट हम लोग पर्टिकुलर डेट पे करा लेंगे, इधर ऑन और बिफोर 38 नवंबर 2020 और ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2021। बस फर्क यह है कि अगर जून 2021 में हमें बोध ग्रुप देना है तो हमारे लिए डेडलाइन 30 नवंबर है, और सिंगल ग्रुप भी मिल जाएगा उन बच्चों को, सिंगल ग्रुप भी मिल जाएगा उन बच्चों को जो 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए बच्चों का दिसंबर में फाउंडेशन एग्जाम है तो उनका रिजल्ट हर कीमत में मिड जनवरी तक आ जाएगा। तो 31 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन कराने पे उनको भी जून अटेम्प्ट मिल जाएगा। यानी कि एक चीज नटशल में मैं बता रहा हूं आपको, CS ईट अगस्त अटेम्प्ट के बच्चे, CS ईट नवंबर अटेम्प्ट के बच्चे और CS फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट के बच्चे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सब के सब जून में CS एग्जीक्यूटिव दे सकते हैं 1 मॉड्यूल मिनिमम। आई होप दिस हैज गॉन इनसाइड अवर ब्रेन वेरी वेरी क्लियरली। सबको क्लियर है ये टॉपिक परफेक्ट तरीके से, ठीक है? किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई क्वेरी आए तो कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे सेलफोन नंबर पे, व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड बन के आ गई, ठीक है? तो ये रोड मैप लगभग हम लोगों का क्लियर हो गया, दैट व्हाट वाज दिस रोड मैप ऑल अबाउट। रोड मैप फॉर CS फाउंडेशन दिसंबर 20 पासर्स अहेड, ये एक पर्टिकुलर स्लाइड डाली है केवल दिसंबर 20 पासर्स के लिए, क्योंकि ये सभी जून वाले हैं तो मुझे सबके लिए बताना है। मुझे बताना है CS ईट अगस्त के बारे में, मुझे बताना है CS ईट नवंबर के बारे में, मुझे बताना है CS फाउंडेशन दिसंबर के बारे में। तीनों लोगों के लिए ये कॉमन इनपुट है, सेम वही है, वही ऑनलाइन मोड, वही स्मैश पोर्टल, वही फीस,
क्योंकि जून और दिसंबर अटेम्प्ट कोविड की वजह से हमारे मर्ज हो गए हैं, तो एग्जाम अब हमारा दिसंबर, टेक्निकली देखें एज पर द एक्चुअल डेट, वो जो बच्चे थे ना जून अटेम्प्ट वाले, जून अटेम्प्ट वालों की अटेम्प्ट 31 मई 2021 तक हो जाना था, तो कायदे से देखा जाए तो इनका बोध ग्रुप पड़ता दिसंबर 21 में, लेकिन हम लोग जून 21 दे ले जाएंगे, ऐसा नोटिफिकेशन आईसीएसआई दे देगा। तो एग्जाम ड्यू होना चाहिए था बोध ग्रुप का दिसंबर 21 में, बोध ग्रुप का, लेकिन एक ग्रुप जो है हम लोग जून में दे ले जाएंगे, एक ग्रुप जून में दे ले जाएंगे, ठीक है ना। बोथ के लिए वी विल हैव टू गो फॉर दिसंबर, तो कोई बात नहीं, एक एक ग्रुप करके दे देंगे। बात हो रही है किसकी? सीएस फाउंडेशन दिसंबर 20 पासेस की बात हो रही है, ठीक है। बोथ ग्रुप ही देना है वन शॉट में दिसंबर 21, एक ग्रुप देना है कोई भी, इधर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जून 21, रजिस्ट्रेशन की डेट 31 जनवरी, ठीक है। तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। अपीयर फॉर बोथ मॉड्यूल्स, एग्जाम विल बी इन दिसंबर 21, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा आईसीएसआई का। नाउ वी कम टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड in which we are going to study about the subject matter. देखिए क्या है गाइस, एग्जीक्यूटिव में हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं। वी हैव टू मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। आई रिपीट, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एग्जीक्यूटिव। हमारा फाउंडेशन और सीएसई दो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं था, एक ही था, 4 पेपर, और ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं था कि आप 2 पेपर एक बार दे लीजिए, 2 पेपर एक बार दे लीजिए। आपको चारों पेपर एक ही बार में देने हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव में क्या किया इन्होंने पूरे सब्जेक्ट मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पूरे के पूरे सब्जेक्ट मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या? मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। गाइज मैं अपने पूरे सेशन को टेक्निकल ही रख रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्लूमी टॉक्स, हंसी मजाक वाला मैटर नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरियस सेशन, लाइफ का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़िएगा गाइज, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से। बुल्स आए। मॉड्यूल 1 में जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस। हो सकता है वर्ड आपने लाइफ में पहली बार सुना हो। इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। इंटरप्रिटेशन होता है लॉ को पढ़ना कैसे है। जनरल लॉज का मतलब क्या है? जनरल लॉज का मतलब है कि हम लोगों को जनरल लॉज के बारे में स्टडी करना है। देश दुनिया में हमारे जो नॉर्मल लॉज चल रहे हैं, देश दुनिया में जो हमारे नॉर्मल लॉज चल रहे हैं उसे हम जनरल लॉज कहते हैं। इस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ वही जो आपने खूब सुन रखा है, कंपनीज एक्ट 2013। उसके फ्यू सेक्शंस, फ्यू थिंग्स, थोड़ा और नेक्स्ट लेवल, क्योंकि पूरा एक्ट तो आपने अभी पढ़ा नहीं हो ना, पूरा एक्ट आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ने वाले हैं। एक्ट का थोड़ा हिस्सा पढ़ने वाले हैं एग्जीक्यूटिव में। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर का मतलब क्या हो गया? इनफैक्ट मैं आपसे यह तक कहना चाहूंगा कि जो आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं, इन 8 सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है ये पेपर 3। एक्चुअली कंपनी सेक्रेटरी को यही करना होता है फुल टाइम। कंपनी सेक्रेटरी को यही करना होता है फुल टाइम।
LLP बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, कंपनी बनानी है, HUF बनानी है, ये सारी की सारी चीजें कंपनी सेक्रेटरी ही तो बनाएगा। कौन बनाएगा? और कंपनी सेक्रेटरी बनाएगा। प्लस इनको अगर वाइंड अप करना है, लिक्विडेशन करना है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज में ही बताया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज, लिस्टिंग फॉर्मेलिटीज, ये सारी चीजें हम लोगों को इस सेटिंग अप में ही बनाया जाएगा। उसके बाद अगला पेपर है पेपर 4। अगला पेपर है पेपर 4, जो कि टैक्स लॉज है। टैक्स लॉस का मतलब क्या हो गया गाइस? टैक्स लॉस का मतलब क्या हो गया? इसमें हम लोग टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। टैक्सेशन का मतलब हो गया GST एंड डायरेक्ट टैक्स। दो टैक्सेस हैं गाइस हमारे, एक है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। एक है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब GST, और इसके बारे में पूरी नॉलेज लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, हलवा हो गया ये सब्जेक्ट तो हमारे लिए, बिल्कुल इजी गोइंग हो गया ये सब्जेक्ट हमारे लिए। क्यों इजी गोइंग हो गया? बड़ा बड़ा दिखाता हूं आपको, ये देखिए, यस, ये सब्जेक्ट हमारे लिए MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इसमें। यानी कि टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट को इन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर दिया, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए, ये सब्जेक्ट हमारे लिए 1/10 इजी हो गया। ये सब्जेक्ट हमारे लिए क्या हो गया? 1/10 इजी हो गया। क्वेश्चन सामने लिखा होगा, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, सही आंसर हमें आता होगा। अगर हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा भी, अगर हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा भी, तो क्योंकि आंसर निगाहों के सामने है, हम पहचान लेंगे सही आंसर क्या है, हम पहचान लेंगे सही आंसर क्या है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने की वजह से दिस इज गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर अस। बस पढ़ना ही पढ़ना है, एक बार पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, काम बन गया। ये हमारा हो गया मॉड्यूल 1, 4 सब्जेक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। लॉ जैसा ही है, 2-4 कुछ एक्ट्स बताए जाएंगे, 2-4 कुछ एक्ट्स बताए जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, कि ये सब्जेक्ट थियोरिटिकल है। थियोरिटिकल मतलब क्या? कि बहुत ज्यादा इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, कंपनी लॉ में भी प्रैक्टिकल नहीं है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज में भी थियोरिटिकल क्वेश्चंस हैं। हां, टैक्स लॉ के MCQ में प्रैक्टिकल है, थोड़ा प्रैक्टिकल है। अभी मैं आपको मार्किंग पैटर्न भी बताऊंगा कि व्हाट इज द मार्किंग क्राइटेरिया, मार्क्स कैसे आएंगे, क्या आएंगे। पेपर 5 कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगेन दिस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। थोड़ी थोड़ी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, शेयर्स, डिवेंचर्स, इन सब चीजों के बारे में आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा कॉस्ट, थोड़ा सा रेशियो एनालिसिस, थोड़ा सा बजटिंग, ये सारी चीजें हम लोगों को कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ाई जाएंगी। तो दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी 50-50 प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ,
शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ इज व्हाट इज नोन एज सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। आईपीओ कैसे लाना है, सिक्योरिटीज का डीमैट कैसे कराना है, क्या है सिक्योरिटीज का खरीदने बेचने का प्रोसीजर, शेयर होल्डर से बात करने का प्रोसीजर, एंड एवरी रूल एंड रेगुलेशन विच द कंपनी हैज टू फॉलो related to the securities market will be taught in this subject. Next we have economic, business and commercial laws, ECL. Economic, business and commercial laws. अब कौन सी लॉ के बारे में बात हो रही है? अब लॉ के बारे में बात हो रही है कमर्शियल लॉज। कुछ दो चार एक्ट और भी होंगे जो कि कंपनीज एक्ट वाले नहीं होंगे और जनरल लॉज नहीं होंगे, ये वाले। वो जो बचे कुछ लॉज हैं, एक आध एक्ट जो कंपनियों पे लगते हैं, वो आपको पढ़ा दिए जाएंगे। तो अगेन गाइस, दिस इज थ्योरी, दिस इज थ्योरी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इज एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग कैपिटल बजटिंग, रेशियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो, ये सारी चीजें स्टडी करेंगे गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग। और दूसरा, अ साई ऑफ रिलीफ दिल को ठंडक देने वाला एक सब्जेक्ट है एसएम, यानी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब हो गया एक ऐसा मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब हो गया एक ऐसा मैनेजमेंट जिसे कि हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकली करने वाले हैं। एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी वर्ड आया कहां से? द वर्ड स्ट्रैटेजी कम्स फ्रॉम मिलिट्री ओरिजिन। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम लोग, एक सब्जेक्ट और है एफएम के साथ, पेपर के साथ, यानी कि दो पोर्शंस होंगे इसके, पार्ट ए होगा और पार्ट ए के साथ इसका पार्ट बी भी होगा। पार्ट ए के साथ इसका पार्ट बी भी होगा। इज दैट फाइन? तो फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पोर्शन बी होगा, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होगा। तो ये हमारे दोनों मॉड्यूल्स रेडी हो गए गाइस। एक लमसम आइडिया हम लोगों को दोनों मॉड्यूल्स का मिल गया कि हम लोग एक्चुअली करने क्या वाले हैं मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में। ठीक है, एक एक करके मॉड्यूल्स की स्टडी होती है। ये देखिए, मैंने एक मार्क्स की समरी बनाई है और ये मार्क्स की समरी मैं आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत इजी है मार्क्स की समरी, कुछ भी इसमें खास बात नहीं है। हर पेपर गाइज, हर पेपर विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, वेरी सिंपल गोइंग। ये आईसीएसआई ने बहुत अच्छा किया। जितना ज्यादा टेक्निकल कम होता है उतना ज्यादा वो नॉलेज ओरिएंटेड होता है। बच्चे को इधर उधर फंसाने की बजाय हम लोग बुलजाए पर रखें। हर पेपर 100 नंबर का है, ग्रुप 1 400 नंबर का है और ग्रुप 2 400 नंबर का है। पासिंग क्राइटेरिया 800 नंबर अगर बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो टोटल में 800 नंबर में लाने होते हैं। अगर एक ग्रुप दे रहे हैं तो 400 नंबर में लाने होते हैं। ये इन्होंने जो मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था, इन्होंने सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा और बताया है। ठीक है, तो ये हम लोग अभी और टेकअप कर लेते हैं। आइए, ज्यूरिस्प्रूडेंस, जनरल लॉ इंटरप्रिटेशन। इसमें हम लोग प्राइमरली, मैं इसका साइज और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे, या इसमें हम लोग जनरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, टॉर्ट्स मतलब क्या गलत कर रहे हैं, टॉर्ट मतलब गलत काम। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज मैंने बताया था, स्टैट्यूज का मतलब एक्ट्स, लॉस का इंटरप्रिटेशन, उनको समझना। अगर कोई वर्ड लिखा है तो उस वर्ड का क्या मतलब होता है, सो ऑन एंड सो फॉर। अदर जनरल लॉज लाइक लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ, एविडेंस एक्ट, स्टैंप रजिस्ट्रेशन, जनरल कॉलेज, सीपीसी, सीआरपीसी, आर्बिट्रेशन एक्ट, ये सारे एक्ट्स हमारे सामने दिए हुए हैं। ठीक है,
तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें? ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज में। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? आरटीआई, देखिए एक नया वर्ड आया, ये सुना होगा आपने, आरटीआई वर्ड सुना होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हमारे कंट्री में एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आ गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का मतलब होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का मतलब होता है कि आज की तारीख में क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है, इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी जगह की, चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट हो चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, कोई भी आदमी सीक कर सकता है। अभी आपको शायद मालूम नहीं होगा, थोड़े दिन पहले एक आदमी ने एक इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से यह सीख कर ली कि जरा हमको इस चीज का ब्यौरा दे दीजिए, इस चीज का हिसाब दे दीजिए कि सरकारी महकमे में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कितना पेट्रोल और डीजल कंज्यूम होता है। तो उसका पेमेंट तो गवर्नमेंट ट्रेजरी देती होगी ना। तो कितनी गाड़ियां, कितने ट्रक, कितनी एम्बेसडर्स में टोटल पेमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? भाई गवर्नमेंट का भी तो पीएल बनता होगा। तो ये पता लगाया उस बंदे ने कि भाई पूरे कंट्री में कितना हमारा फ्यूल खर्च होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे अंदाजे से बताओ कि प्रेसिडेंट हाउस में कितने एम्प्लॉइज हैं, तो एग्जैक्ट आंसर देना नामुमकिन है। हमें क्या मालूम, ना कभी सुना। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अगर आप लिख के भेजेंगे कि एक नागरिक की तरह मैं जानना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट हाउस में कितने एम्प्लॉइज होते हैं, सरकार को बताना पड़ेगा। तो यू कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑन योर बिहाफ। इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट वर्ड है कंपनी लॉ। ठीक है, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ एज वी ऑल नो वेरी वेरी वेल गाइस कि कंपनी लॉ में हम लोग इतनी चीजें पढ़ेंगे। देखो कंपनी लॉ के कुछ हिस्से हैं पेपर के, बहुत ध्यान से देखिएगा जरा गाइस। कंपनी लॉ में पेपर के हिस्से दिए हुए हैं 4। क्या हिस्से दिए हुए हैं? पार्ट वन इज कि कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट एरियाज कवर्ड इन पेपर 3। मतलब पेपर 3 में भी कंपनीज एक्ट का कुछ हिस्सा है। भाई सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंटिटीज है ना, बिजनेस सेट करोगे और अगर मान लो तुमको कंपनी बनानी है तो वो सारे नियम इसमें बता दिए गए हैं। तो पार्ट 1 इज कंपनी लॉ, पार्ट 2 इज कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स के बारे में बताया जाएगा। मीटिंग एनुअल कैसे करनी चाहिए, साल में 1 बार करनी चाहिए, 2 बार करनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा, कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन। बहुत बढ़िया, 10 नंबर का है। यहां बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा गाइस ये कंपनी लॉ का। कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन। इसमें कंपनी सेक्रेटरी का रोल बताया जाएगा। जैसे मैं सेशन के शुरुआत में बता रहा था कि कंपनी सेक्रेटरी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, सारा काम वही करता है, सारी मीटिंग्स वो कंडक्ट करता है, सारे एजेंडाज वो पास करता है, कंपनी से रिलेटेड ए टू जेड सारा का सारा काम सीएस करता है। तो कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला हमारा सब्जेक्ट आ गया सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इसमें हम बिजनेस को सेट करना सीखते हैं 40 नंबर में। बिजनेस के वेरियस रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस लाते हैं, क्योंकि कई बिजनेसेस में कई लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। फायर की एनओसी चाहिए, दवा की दुकान खोलना है तो ड्रग लाइसेंस चाहिए, दवा की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो ड्रग लाइसेंस चाहिए। रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के बाद इंसॉल्वेंसी, 25 नंबर की इंसॉल्वेंसी भी है कि कंपनी को अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना है या इंसॉल्वेंट करना है, वो अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर पा रहे तो उसके
क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो 40 नंबर का एक, 35 नंबर का एक, 25 नंबर का एक, है 100 नंबर का पेपर, है पूरा पेपर 100 ही नंबर का गाइस। इज दैट फाइन एवरीवन? उसके बाद टैक्स लॉस हमारा पेपर आ गया। द नेक्स्ट पेपर इज टैक्स लॉस, जो कि एमसीक्यू था। 100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का। गलत करने पे थोड़ी सी पेनल्टी है, -0.25। यानी कि अगर 4 क्वेश्चन रॉन्ग करोगे, अगर 4 क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। मतलब इसका क्या हुआ गाइस, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं। लेट मी टीच इट प्रैक्टिकली। फॉर एग्जाम्पल, questions in a paper are 100. You attempted 90। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो तुम्हारे राइट आंसर्स, तुम्हारे राइट आंसर्स हो गए फॉर एग्जाम्पल 75 सही हो गए। तो रॉन्ग कितने हो गए? रॉन्ग कितने हो गए? सोच के बताओ मन में। रॉन्ग हो गए 15, ठीक है। नॉट अटेम्प्टेड हो गए 10। मार्क्स कितने हो गए हमारे? मार्क्स आ गए सही क्वेश्चंस के +75, रॉन्ग क्वेश्चंस 15 हो गए। -0.25 के हिसाब से -3.75। भाई अगर 16 रॉन्ग होते तो 4 नंबर कट जाते। 4 रॉन्ग होने पे 1 नंबर कटता है ना, 1 रॉन्ग होने पे 0.25 कटता है। नॉट अटेम्प्टेड 10 तो 0 आ गए। तो फाइनली तुम्हारा ग्रैंड टोटल आ गया 71.25। 0.25 हट जाएगा, यू गेट 71 आउट ऑफ 100। अगर मान लो यहां तुम्हारे मार्क्स आते 71.5, 71.5 तो 72 हो जाते। तो ओवरऑल इंपैक्ट अगर देखें, ओवरऑल इंपैक्ट अगर देखें तो एक क्वेश्चन के गलत होने पे, एक क्वेश्चन के गलत होने पे +1 हमारा चला जाता है और 0.25 माइनस का अवॉर्ड हो जाता है। यानी कि एक क्वेश्चन के गलत और सही होने पे आपके ग्रैंड टोटल में 1.25 मार्क्स का फर्क पड़ेगा। आइए 1.25 को एक बार और स्टडी करते हैं, जरा देखिएगा। मैं इस बच्चे के 75 की बजाय 76 सही कर देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो रॉन्ग 14 हो जाएंगे, तो 10 नॉट अटेम्प्टेड हो जाएंगे। तो यहां आ गया +76, यहां आ गया -3.5 और यहां 0। तो टोटल क्या हो गया 72.5। अब देख लो दोनों में क्या फर्क है। दोनों में फर्क है 1.25 मार्क्स का। एक नंबर जो मिल गया और 0.25 नंबर जो नहीं कटा। तो एक क्वेश्चन सही या गलत करने से 1.25 नंबर का फर्क पड़ रहा है ग्रैंड टोटल में। और 72.5 नंबर अगर आएंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 73 लिख के आए एग्जाम में। एग्जाम में क्या लिख के आए 73 आउट ऑफ 100। ये क्या लिख के आएगा 71 आउट ऑफ 100। टेक्निक है, फर्क है, इंपैक्ट है। आगे आते हैं। मॉड्यूल 2 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं।
कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वही शेयर्स डिबेंचर्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वैल्यूएशन, रेशियो एनालिसिस, पार्ट 2 40 मार्क्स। नेक्स्ट वी हैव सिक्योरिटीज लॉज एंड मार्केट, इसमें हम लोग सिक्योरिटी लॉ 70 नंबर, कैपिटल मार्केट एंड इंटरमीडियरीज 30 नंबर, ये सब पढ़ेंगे हम लोग सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट में। आई होप इट इज डन एवरीवन। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड एनबीएफसीज, एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ईबीसीएल। फिर कंपटीशन एक्ट 25 नंबर का, टू प्रमोट फेयर कंपटीशन इन द इकोनॉमी कंट्री, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज 35 मार्क्स के। तो ये सारे लॉज हम लोग को और पढ़ाए जाएंगे, यानी कि देखो पूरे भारत देश में आज की तारीख में जो भी लॉ चल रहा होगा कोई छूटेगा नहीं सीएस में पढ़ाने से आपको। और फिर 60 नंबर की एफएम और 40 नंबर की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हमारे ध्यान देने वाली हैं एफएम एंड एसएम। पासिंग क्राइटेरिया इजी है गाइस, पासिंग क्राइटेरिया कोई बहुत कठिन नहीं है। ओवरऑल 50% नंबर चाहिए, ओवरऑल 50% नंबर चाहिए, सब्जेक्ट टू 40% इन ऑल सब्जेक्ट्स। यानी कि अगर आप केवल ग्रुप 1 दे रहे हैं, अगर आप केवल एक ग्रुप दे रहे हैं, अगर आप केवल एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपको नंबर लाने हैं 200/400, सब्जेक्ट टू हर सब्जेक्ट में 40-40। मान लो 2 सब्जेक्ट में तुम 40-40 ले आओ, 2 सब्जेक्ट में 60-60 ले आए, तो टोटल 200 हो गया, आप पास हो गए। ग्रुप 1 की बात बता रहा हूं। अगर आपने बोथ ग्रुप दिए हैं तो 400 आउट ऑफ 800, 400 आउट ऑफ 800 ओवरऑल लेके आने। इसमें क्या हो सकता है ग्रुप 1 में नंबर कम है, ग्रुप 2 में नंबर ज्यादा है। जैसे पासिंग के लिए ग्रुप 1 में चाहिए 200/400, ग्रुप 2 में चाहिए 200/400, ग्रुप 1 में चाहिए 200/400, ग्रुप 2 में चाहिए 200/400। मान लो किसी बच्चे का ग्रुप 1 बहुत अच्छा नहीं गया, ध्यान सुनिएगा, और उसके सारे पेपर में 40 आया और 140 आया, 160 है 400 में। ग्रुप 2 उसका अच्छा गया, उसके 240 आ गए 400 में, वो सारे सब्जेक्ट्स में पास है, सब्जेक्ट टू 40 इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो गाइज ही विल पास बोथ ग्रुप्स, ही विल पास बोथ ग्रुप्स। हाँ, क्योंकि 50% ओवरऑल नंबर चाहिए। अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो ओवरऑल 50% चाहिए, बोथ ग्रुप दे रहे हो तो ओवरऑल 50% चाहिए। एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट, 2 ग्रुप में 8 सब्जेक्ट, तो बोथ ग्रुप का टोटल 800 में से आएगा, बोथ ग्रुप का टोटल 800 में से आएगा। इज दैट फाइन? आगे आते हैं। बोथ ग्रुप्स हमें क्यों देने चाहिए? कुछ लोगों के मन में आता है कि सर सिंगल ही ग्रुप दे दें या बोथ ग्रुप दे दें। देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सिंगल ग्रुप दीजिए, बस फर्क ये है कि थोड़ी सी जो मैंने आपको एडवांटेज बताई ना, थोड़ी सी मैंने आप लोग को एडवांटेज बताई बोथ ग्रुप की, बोथ मॉड्यूल की एक एडवांटेज होती है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप इसके बारे में सोचिए, अगर मान लीजिए किसी वजह से आप एलिजिबल ही नहीं है बोथ ग्रुप देने के लिए, तो ये सब सोचना नहीं चाहिए। एलिजिबल ये है कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वही इस एग्जाम्पल का मतलब है कि एक ग्रुप में अगर 200 से कम नंबर भी आ गए, एक ग्रुप में अगर 200 से कम नंबर भी आ गए, तो उसके बीच में क्या होगा कि दूसरे ग्रुप के मार्क्स कॉम्पनसेट हो जाएंगे। ये 16 नंबर यहां दे दिए जाएंगे। टोटल देखो हमारा 403/800 है, टोटल हमारा जो है 403/800 ही है। कैन यू सी दैट? इसको एक बार अंदाजा लगाइए प्लीज, क्या एडवांटेज आपके सामने आ रही है। बहुत बढ़िया है, 1 मिनट का टाइम दीजिए इसको। इज दैट फाइन? नाउ इट इज क्लियर आई सपोज। हाँ, क्लियर हो ही गया होगा। उसके बाद बच्चों को पूछना है, ओके सर दैट्स फाइन, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट हम लोग अपने कोर्सेज कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो गाइज लेट मी टेल यू कि बहुत सिंपल है चीजें। डेली बेसिस पे हमारी स्टडी होगी
ऑल 6 days a week हम लोग पढ़ाई करेंगे। 7th डे हमारा टेस्ट डे होगा। एंड एज यू ऑल नो वेरी वेरी वेल कि टेस्ट हम लोग भर भर के लेते हैं, थोक के भाव में लेते हैं। सो यू नीड नॉट वरी, हमारे पास आपके लिए एक है सक्सेस मंत्रा। क्या? वॉट इज दैट सक्सेस मंत्रा ऑल अबाउट? क्या है सक्सेस मंत्रा? इट्स नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, इज जस्ट ऑनेस्ट वर्किंग गाइज। देखिए गाइज, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने बहुत वर्किंग करी है। मतलब आज का जो सेशन है वो भी कोई रैंडम सेशन नहीं है, इट इज अ वेरी वेरी प्लान्ड सेशन। सबके बारे में बताएंगे हम लोग। जो भी हमारे ये बच्चे आज से या इस हफ्ते से बैच शुरू कर रहे हैं, जो कि सितंबर का ही महीना है हमारा, और इसको आप हमेशा के लिए समझ सकते हैं कि जब भी आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो हमने अपने 4 सब्जेक्ट शुरू कर दिए, चारों सब्जेक्ट शुरू कर दिए सितंबर इटसेल्फ में। दैट इज ऑल द 4 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 1। ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड कंपनी लॉ शुरू कर दिया, बिजनेस एंटिटीज एंड टैक्सेशन लॉ शुरू कर दिया, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड टैक्सेशन लॉ शुरू कर दिया। कम से कम 3 महीने यही चलेगा, कहो 4 महीने चल जाए तो हम लोग इन सब्जेक्टों के काफी क्लोज फिनिशिंग में आ जाएंगे। फिनिशिंग का मतलब यहां पे 100% से नहीं है, आप मान के चलो कि मजे का 40%, 50%, 60%, जैसा बच्चे लोगों ने साथ दिया हम लोग निपटा ले जाएंगे चीजों को। कोशिश करेंगे जरूरत पड़ने पे हम लोग ग्रुप 2 भी शुरू कर लें। अभी बात उनकी हो रही है जो लोग, अभी ये करिकुलम उनका है जो लोग जून 21 में बोथ ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हैं। दिसंबर तक आते आते हम लोग काफी कोर्स पैकअप करने की पोजीशन में आ जाएंगे और फेब एंड आते आते हमारा पूरा कोर्स फिनिश हो जाएगा। मार्च में बीकॉम ब्रेक हो जाएगा, अप्रैल में रिवीजन हो जाएगा पूरे सब्जेक्ट का, और मई में हमारे 100 मार्क्स की सीरीज हो जाएगी। 8 पेपर 100 नंबर के जैसे मेन सीरीज होती है वो हो जाएगी। अब इनकी बात करें जो सीएस फाउंडेशन दिसंबर पासर्स हैं, इनका भी देखिए बहुत अच्छा करिकुलम है, बहुत अच्छा करिकुलम है। कह रहे हैं कि सीएस फाउंडेशन इफ दे गेट टू अपीयर 1 मॉड्यूल इन जून 21 एग्जामिनेशन, इफ क्या, अभी नोटिफिकेशन आईसीएसआई का नहीं आया लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा और वो ये बता देंगे कि जो ये बच्चे हैं ये एक ग्रुप दे सकते हैं। तो इसमें परसेंटेजेस थोड़े बहुत 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 प्रोएक्टिव लिखे हुए हैं। प्रोएक्टिव का मतलब हो गया कि मान के चलो कि मैंने कहा था कि 2 में से 10 चैप्टर तो तुम्हारे हो ही जाएंगे, 3 भी हो सकते हैं, तो 15 से 25% तक कोर्स हमारा दिसंबर एंड तक पूरा हो जाएगा। 100 में 25% पूरा हो जाएगा, 15 से 25% तक। जैन फेब आते आते 45% पूरा हो जाएगा। मार्च आते आते 70% पूरा हो जाएगा। 10 से 15 दिन का बीकॉम का ब्रेक होगा। 6 पेपर होते हैं, हर पेपर के लिए 2-2, 3-3 दिन का भी गैप हो गया। अप्रैल में सारा कोर्स आपका फुल्ली पैकअप हो जाएगा बड़े इत्मीनान से। मई में पूरा पूरा रिवीजन कर डालेंगे आप 15 डेज की। जब अप्रैल में ये पैकअप हो गया तो हम इसको 30 डेज ही माने ना, पूरा मई तुम रिवीजन करोगे प्लस 100 मार्क्स की सीरीज होगी तुम्हारी। अच्छा, इसलिए लिख दिया है उसमें कि सीरीज जो होगी ना हमारी, जैसे मान लो 8 पेपर हैं, 4 पेपर हैं तो 4 दूनी 8 दिन, 8 दिन तो सीरीज होगी, ऑल्टरनेट डेज लेते हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया कि 15 से 20 दिन तो होंगे ही आपके पास पूरे फुल रिवीजन के। अप्रैल भी पूरा रिवीजन में आ जाएगा। तो ये गाइज इस तरीके से हमारा आराम से स्टडी प्लान बन जाएगा।
कुछ बच्चे जो किसी कारणवश अभी हिम्मत नहीं करेंगे, जैसे एक हो सकता है कि फाउंडेशन के बच्चे अभी ज्वाइन कर लें, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर लें, महीना 2 महीना, तो वो लोग इस तरीके से करेंगे। जो लोग अभी नहीं करेंगे, जो सीधे फेब में शुरू करेंगे, सीधे फेब में शुरू करेंगे, उन और कहेंगे नहीं सर हम दिसंबर 21 में बोध रूप देंगे, उनके लिए भी लगभग उसी तरीके से है हमारा। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पूरा कोर्स फिनिश। अक्टूबर में रिवीजन, नवंबर में सीरीज, दिसंबर में पेपर। अक्टूबर में रिवीजन, नवंबर में सीरीज, दिसंबर में पेपर। बट आई थिंक आईसीएसआई का नोटिफिकेशन बहुत आसानी से आ जाएगा और उस नोटिफिकेशन के तहत आराम से लिख के आएगा। अभी वो जनरल नोटिफिकेशन है कि हाँ भाई सीएस ईट के बच्चे जो 31 जनवरी से पहले, नोटिफिकेशन में वर्ड ये लिखा हुआ है कि सीएस ईट के बच्चे जो 31 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेंगे वो जून अटेम्प्ट दे देंगे। ये भी नोटिफिकेशन 2-4 दिन में आ जाएगा कि एंड द सेम गोज विद फाउंडेशन ऑल्सो, कि कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे फाउंडेशन हो चाहे ईट हो, 31 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेगा तो जून में एक ग्रुप मिलेगा, और 30 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेगा तो बोथ मिलेगा। सिंपल। मस्ट फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी के लिए मस्ट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है कंपनी सेक्रेटरी के लिए, कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए? वी नो इट वेरी वेल, कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है गाइस। मस्ट फॉर कंपनी सेक्रेटरी इज हिज हार्ड वर्क। एक मोटा मोटी रोड मैप हमने आपको क्लियर कर दिया। हार्डवर्क से तुम डरते हो क्या? नहीं सर, अब थोड़ी पहले डरते थे थोड़ा बहुत, अब तो हार्डवर्क के लिए तुम तैयार हो, तुम वेट कर रहे हो कि यार कब हार्डवर्क हमें और करने को मिलेगा। डेडिकेशन, अपने काम के प्रति फुल्ली डेडिकेटेड। अगर सोच रखा है हमने कि हमें कंपनी के टॉप लेवल तक पहुंचना है, तो हमें उस टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मान के चलो तुम कि कंपनी में डायरेक्टर्स के बाद, जो कंपनी के मालिक हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके बाद अगर कोई है तो कंपनी सेक्रेटरी है, उससे ऊपर कोई नहीं होता। मतलब कंपनी के सीईओ, सीएफओ भी सीएस के सामने खड़े होते हैं तो हाथ पीछे करके खड़े होते हैं। सीएस इज सीएस। सीएस चाहे तो आप मान के चलिए एक दिन में कंपनी को स्टैंड स्टिल पे लाके खड़ा कर सकता है। एक कंप्लायंस की गलती और नोटिस आ गया कि योर कंपनी इज ऑन हॉल्ट, सील्ड। इतना इंपॉर्टेंट, जैसे एक मरीज के लिए ऑक्सीजन लगा होता है ना, होता छोटा सा है, लेकिन अभी एक बार ऑक्सीजन हटाओ तो देखो पूरी बॉडी का क्या होगा। बॉडी खूब बड़ी है, जरा सा एक ऑक्सीजन हटा दो, देखो क्या होता है। अस्थमा के मरीज को जरा सा इनहेलर ना दो, देखो क्या होता है। ऐसे ही फ्रेंड्स कंपनी है। कंपनी के लिए मेन काम मेन गेम, कंपनी के लिए मेन काम मेन गेम। सीएस ही है, और सीएस से ऊपर केवल डायरेक्टर्स, दैट्स इट, नोबडी इज बियॉन्ड सीएस। मतलब उसके बाद मालिक लोग ही बचे बस। तो इसलिए डेडिकेटेड रहना है आपको अपने काम के प्रति। बहुत ज्यादा ध्यान देना है टाइम मैनेजमेंट का। सारा गेम, पूरी दुनिया में सारा गेम केवल टाइम मैनेजमेंट है। इंडिया में इस समय अगर इस समय सबसे ज्यादा सफल लोगों का नाम यूज करें, इंडिया में अगर इस समय सबसे ज्यादा सफल लोगों का नाम यूज करें तो वो है मिस्टर मुकेश अंबानी, है भाई, नाम ले लिया। मिस्टर रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला, वर्ल्ड वाइड आ जाए जेफ ब्रॉस, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, ये सब सबसे सफल लोग हैं दुनिया के। और इन सब लोगों में और तुम में, बहुत ध्यान सुनना माय डियर, इन सब लोगों में और तुम में एक चीज कॉमन है। इन सब लोगों में और तुम में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? सोच के बताओ क्या कॉमन है। और कॉमन है, ऑल दीज पीपल जिनका मैंने नाम लिया,
और तुम में एक चीज कॉमन है, और वो है 24 आवर्स, 24 घंटे। तुम 24 घंटे में क्या कर रहे हो ये तुम जानते हो, तुम अपने 24 घंटे ठीक कर सकते हो। तुम 24 घंटे में क्या कर रहे हो ये तुम जानते हो, और तुम 24 घंटे अपने ठीक कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। ये 24 घंटे में भी तो 24 घंटे में तो काम कर रहे हैं गाइज। आपको सोचने में लगता होगा, बट दे हैव गॉट अ वेरी टाइट शेड्यूल ऑफ 12-14 आवर्स ऑफ वर्किंग, अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट नाइट। तुम्हें क्या लगता है लोग चिलैक्स करते रहते होंगे, सोते रहते होंगे? नो, दे आर वर्किंग वर्किंग एंड वर्किंग। कभी मौका मिले तो इन लोगों का डेली कॉर्पोरेट शेड्यूल देख लेना, नेट वगैरह में कहीं मिल जाएगा। दे आर रियली वेरी सिस्टमैटिक, वेरी मेथोडिकल। तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। तो देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, हार्डवर्क क्रक्स एकेडमी आपसे करवा लेगी भाई। जब लगातार पढ़ाएंगे, तुम होमवर्क करोगे, हार्डवर्क अपने आप हो जाएगा। डेडिकेशन आपको आपकी पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड क्रक्स एकेडमी रखेगी, आपको आपकी पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड क्रक्स एकेडमी रखेगी। चैप्टर खत्म होगा, उसका टेस्ट होगा, जैसे शेड्यूल में चलता था, फॉरगेट अबाउट एनी पैंडेमिक एक्सेट्रा, जैसे नॉर्मल शेड्यूल चलता था कि बच्चे क्लास में आते थे, ज्वाइन करते थे, हम लोग मिलते थे, टीचिंग होती थी, किताब से पढ़ते थे, आपको नोट्स देते थे, अंडरलाइन करवाते थे, आप उसको प्रैक्टिस करते थे, घर जाके रीड करते थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते थे, नेक्स्ट डे आके डाउट पूछते थे, और फिर चैप्टर खत्म होने के बाद उसका टेस्ट हो जाता था, और फिर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उसके पास्ट ईयर्स प्रैक्टिस करवा देते थे स्कैनर से। फ्रेंड्स, बस वही सब होना है, लेकिन सिस्टमैटिकली होना है। और टाइम मैनेजमेंट, यू नो वेरी वेल कि हम लोग अपने सारे कोर्सेज, आपका प्रैक्टिस, स्टडी करिकुलम वेल इन टाइम पैकअप करा देंगे, वेल इन टाइम पैकअप करा देंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जरा मैं यूं हाथ बांध लूं, ऐसा क्या है सर, क्या बोलने वाले हैं आप एकदम से? एक चीज गाइज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये ऊपर वाली तीन चीजें तो क्रक्स कर देगा। हार्डवर्क मैं करवा लूंगा, डेडिकेशन में करवा लूंगा, टाइम मैनेजमेंट में करवा लूंगा। एक चीज मुझे तुमसे चाहिए, आई नीड इट फ्रॉम यू, एंड दैट इज, तुम मुझे, जैसे आजादी थी ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ऐसे ही फ्रेंड्स मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं कि तुम मुझे रेगुलरिटी दे दो, तुम मुझे रेगुलरिटी दे दो, और मैं तुम्हें पास सर्टिफिकेट देता हूं, मैं तुम्हें पास सर्टिफिकेट देता हूं, तुम मुझे रेगुलरिटी दे दो। एंड गाइज, आई विल नॉट स्टॉप इन सेइंग, आई विल नॉट स्टॉप इन सेइंग दैट आई गारंटी, मैं गारंटी लेता हूं आपको पास कराने की, गारंटी। गारंटी क्या होता है पता है? डू यू नो व्हाट इज अ गारंटी? एक वर्ड होता है गारंटी और दूसरा वर्ड होता है वारंटी। मैंने वर्ड गारंटी यूज किया, कितना बड़ा वर्ड यूज किया जरा सुनिए। वारंटी में क्या होता है, प्रोडक्ट के हिसाब से आ जाए। वारंटी में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने टीवी लिया और टीवी में 2 साल की वारंटी है, तो वारंटी का मतलब अगर टीवी का कोई स्पेयर पार्ट खराब होगा तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, रिपेयर कर देंगे और पेमेंट ले लेंगे। और गारंटी में पता है क्या होता है? एनीबडी कैन गेस व्हाट डू वी हैव इन गारंटी? अगर वारंटी में अगर चीज खराब हो गई तो उसे रिप्लेस या रिपेयर कर देंगे, और कोई एक पार्ट खराब हो गया 200 रुपए का, 200 रुपए ले लेंगे और तुम्हारा टीवी चकाचक चलता रहेगा। गारंटी में हम प्रोडक्ट रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि पूरा का पूरा नया टीवी दे देंगे, या अगर उसे रिपेयर भी कर देंगे, एक नया पार्ट लगा देंगे। कोई आईसी फूक गई, कोई आईसी जल गई, वो आईसी अगर हम नहीं लगा देंगे, अगर हम वो आईसी नहीं लगा देंगे, सर्किट नया लगा देंगे, तो हम नो पेमेंट लेंगे।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, नो पेमेंट। नो पेमेंट का मतलब क्या हो गया कि मुझको अपनी गारंटी पे इतना भरोसा है कि अगर तुमने मुझे रेगुलरिटी दे दी, बहुत ध्यान सुनिएगा गाइस, अगर तुमने मुझे रेगुलरिटी दे दी तो मैं तुम्हें रिटर्न गारंटी दूंगा। मान लो तुम्हारा कोर्स 200 डेज का है, नॉर्मल 10 दिन छुट्टी हो गई, समझ में आता है कि भाई कभी बीमार हो गए, कभी कुछ हो गया। आजकल तो लोगों को नई नई बीमारियां लगने लग गई हैं, स्मेल चला गया, टेस्ट चला गया, ये वाली बीमारी नहीं चली आजकल। तो 2 4 5 10 दिन समझ में आता है, लेकिन ये नहीं कि 200 दिन में 200 दिन में 150 दिन ही प्रेजेंट है, 200 दिन में 100 ही दिन प्रेजेंट है, तो नहीं पास हो पाएगा। आप नियरली मुझे कोशिश करिए कि 200 दिन में 190 दिन 195 दिन प्रेजेंट हो जाइए। आप मुझे रेगुलरिटी दीजिए, मैं आपको पास सर्टिफिकेट दूंगा, और इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। एक चीज है फ्रेंड्स, नॉट टू बी कोटेड ओवर हियर, ये मैं अक्रॉस द कंट्री सबको बताना चाहूंगा कि क्रक्स एकेडमी एक स्टूडेंट से सेकेंड लेवल में, चाहे वो सीएस एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो सीए इंटर हो, जो भी नॉमिनल फीस पैकेज प्रोवाइड करती है वो वंस इन अ लाइफ टाइम लेती है। यानी कि अगर आपने एक बार एग्जाम दिया, आप किसी कारणवश नहीं पास हुए, तो हम गारंटी ले रहे हैं ना पास कराने की आपकी। यू ज्वाइन क्रक्स एंड वी विल गेट आउट, वी विल मेक यू गेट आउट ऑफ दिस करिकुलम, दिस कोर्स ओनली आफ्टर पासिंग। जब तक आप पास नहीं हैं, आप हमारे हैं। 80-90% ऑफ द स्टूडेंट्स तो फर्स्ट गो में पास हो ही जाते हैं। अगर कोई एक आध बच्चा रह भी गया, अगर कोई एक आध बच्चा रह भी गया, तो he can study totally free of cost, and that is what is the word guarantee all about. I hope it is clear to all. सबको समझ में आ गया? तो रेगुलर रहिएगा, 100% आपको पास करा दिया जाएगा, 100%। अब आते हैं गाइस हम लोग क्रक्स की टीचिंग मेथोडोलॉजी में। बस यही वो चीज है, यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम लोग स्पेक्टेकुलर रिजल्ट ले आएंगे, लाते आए हैं, और आप साथ देंगे। आप ही तो हमारे जवान हैं, आप ही तो हमारे फौज के हिस्से हैं। सबसे पहले शुरुआत के 2 4 10 दिन के बाद, या एक चैप्टर जब पूरा हो जाएगा, तो प्री प्रिपरेशन बाय द स्टूडेंट। बच्चा जब भी क्लास में आए पूरी तैयारी से आए, किताब लाया है, नोट्स लाया है, पुराना चैप्टर पढ़ के आया है, लास्ट टाइम पे जो पढ़ाया था उसकी रीडिंग करके आया है। अगर मौका लग जाए तो आगे वाले भी एक आध पेजेस पढ़ डालो, बवाल खत्म हो जाए। प्री प्रिपरेशन बाय द स्टूडेंट। क्लासरूम कोचिंग, फिर हम आपको क्लासरूम में पढ़ाएंगे जो भी हमको उस दिन पढ़ाना है, क्लास में उस चीज की एक्सरसाइज करवाएंगे, होमवर्क देंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जिस बच्चे ने लगातार होमवर्क कर डाला, जिस बच्चे ने लगातार होमवर्क कर डाला, लाइव झिंगा लाला। वीकली टेस्ट लेंगे, वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट का यहां मतलब है किसी वीक में 2 भी हो सकते हैं, हर चैप्टर के बाद। मान के चलो अगर तुम्हारे पूरे कोर्स करिकुलम में, मान के चलो तुम्हारे पूरे कोर्स करिकुलम में 40 चैप्टर्स हैं, 40 चैप्टर्स, तो 40 टेस्ट होंगे ना। एक हफ्ते में 4 से 5 वीक्स होते हैं, तो 40 टेस्ट का मतलब हो गया ना 35-40 हफ्ता चाहिए, और 35-40 हफ्ता का मतलब 8 महीना लगभग। अभी से देखें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 9 मंथ्स हो गए ना। जून में पेपर है, हो जाएगा कंफर्टेबल। रिवीजन लेक्चर्स अक्सर, और अब तो टेक्नोलॉजी इतना इन्हांस हो गई है, इतना इन्हांस हो गई है टेक्नोलॉजी की, सारे लेक्चर्स आपके पास रहते हैं आखिरी तक, आपके एग्जाम तक। आप जब जो लेक्चर चाहें दोबारा देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। प्लस ये बताने के लिए मैंने ये पॉइंट नहीं लिखा है, हम लोग खुद पास के चैप्टर्स का रिवीजन करवाते हैं, कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम पे, कभी नोट्स के नाम पे,
और एग्जीक्यूटिव लेवल पे तो बहुत डिफरेंट कैटेगरी से होता है। ये पूरा पूरा चैप्टर बैठ के दोबारा पढ़ाएंगे और बच्चों को बता देंगे पिछली बार ये चैप्टर मॉड्यूल से पढ़ाया था, अब ये चैप्टर पावर पॉइंट से पढ़ा रहे हैं, और वो पावर पॉइंट्स बनी होंगी मॉड्यूल के अनुसार। मतलब अगर मेरी पावर पॉइंट 24 नंबर की है तो मॉड्यूल का भी वो 24वां नंबर होगा, 24वां पेज होगा। यू कैन कोरिलेट द पावर पॉइंट्स। और अभी थोड़े दिन में तो मैं ऐसी पावर पॉइंट बनाने वाला हूं बहुत जल्दी कि स्क्रीन के आधे पन्ने पे मॉड्यूल होगा और आधे पन्ने पे उसका पावर पॉइंट होगा। द वर्किंग इज ऑन। थोड़े दिन में कर लेंगे इस चीज को, आप ही के अटेम्प्ट में कर लेंगे, आप ही को पढ़ाते पढ़ाते कर लेंगे। तो यू नो स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी एंजॉइंग एट द नेक्स्ट लेवल। और आखिरी में जब हम फाइनल टेस्ट एनालिसिस कर देते हैं, आखिरी में जब हम फाइनल टेस्ट एनालिसिस कर देते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? तो हम कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं। इसको पहचानते हो? ये जो यहां खड़ा हुआ है झंडा लेके, इसको पहचानते हो कौन है? एनी गेसेस? अरे ये तुम हो ये तुम हो। तुम ये सारे लेवल्स पार करके यहां तक पहुंच गए हो और यू हैव नाउ बिकम अ सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी। और वैसे भी आप जानते हैं गाइस, कंपनी सेक्रेटरी वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पोजीशन होल्डर होता है। मस्ट फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी। हार्डवर्क तुम कर ही लोगे, डेडिकेटेड तुम हो ही, टाइम मैनेजमेंट क्रक्स करा देगा, रेगुलर रहना बेटा सिर्फ ये देखो, हर बार एक ही बात पे मैं आके अटक जाता हूं। मतलब ये मेरा ऑर्डर है कि तुम रेगुलर रहो। और आपके पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती है, आपके पेरेंट्स को बता दीजिएगा, ये मैसेज मेरा उन तक दे दीजिएगा प्लीज। और जब मैसेज दे दीजिएगा तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर हमने डैडी मम्मी को बता दिया है कि आप रेगुलर रहिए। ये नहीं कि पूरे स्टडी करिकुलम के दौरान 10-10 दिन के 4 टूर कर लिए, मैरिज के, 25वीं एनिवर्सरी के, शिमला, कुल्लू मनाली, बैंकॉक, पटाया खैर अब तो फॉरेन कितना ही लोग जाएंगे। लेकिन ब्रेक्स मत लीजिएगा, रेगुलर रहिएगा। एंड मैंने कहा ना, तुम मुझे सिर्फ एक ये दे दो, सिर्फ रेगुलरिटी दे दो, पास सर्टिफिकेट की गारंटी मेरी। पूरे इंडिया में कौन सी कोचिंग टीम होगी ऐसी जो आपको पास की गारंटी दे रही होगी? इवन इफ देयर इज सम हलाबलू, यू कैन कंटिन्यू टिल यू डोंट क्लियर। नो वरीज विद अस। आप हमारे बच्चे हैं, हमने आपके पेरेंट्स को प्रॉमिस किया है ना। जब आपने क्रक्स में एडमिशन लिया है तो आपका पेरेंट्स हमसे कहते हैं ना, सर मेरा बच्चा पास हो जाएगा ना, तो उस समय तो हम बोल देते हैं बहुत जल्दी, अरे सर बिल्कुल क्यों नहीं पास हो जाएगा, सर मैं हूं ना। तो बोलना बड़ा आसान होता है मैं हूं, करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए क्रक्स एकेडमी गिव्स अ रिटन गारंटी कि बच्चा हमारे क्या आया तो हम उसको पास कराएंगे, बस टॉपिक क्लोज। तुम साथ ना छोड़ना, हम उंगली नहीं छोड़ेंगे तुम्हारी। तुम यूं उंगली छुड़ाओगे तो भी हम पकड़े रहेंगे, बिल्कुल ही कसम खा लो तो बात दूसरी है। एंड वी विल ड्रैग यू टू द फिनिश लाइन। एंड दीज आर वर्ड्स ऑफ टीम क्रक्स। पेशेंस रखना थोड़ा। कभी कभी कुछ बच्चे इंपेशेंट हो जाते हैं, मत रहना इंपेशेंट। टिल आई एम ब्रीदिंग, टिल टीम क्रक्स इज ब्रीदिंग, हमारी सांस चल रही है तब तक पेशेंस रखना। अमर सर अमर हो जाएं कभी तो पेशेंस तुम ऊपर नीचे कर सकते हो। पेशेंस रखना, डिसिप्लिन थोड़ा तुम रखना, थोड़ा हम रखवा लेंगे, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। और ये सब कर लोगे तो बेटा तुम प्रोफेशनल बन जाओगे। यू विल बिकम अ प्रोफेशनल, यू विल बिकम अ प्रोफेशनल। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। I know you might be getting tired now. The session is on the verge of ending. आइए प्रोसीड करें। नेक्स्ट क्या है? ओ वाओ, ओ वाओ वाओ वाओ, यही तो देखना था सर, इसी के लिए तो बैठे रहे, इसी के लिए पैदा हुए हम लोग। अगर दिसंबर 21 में एग्जाम दे रहे हैं तो बोथ मॉड्यूल्स क्लियर कर सकते हैं दोनों लोग, CSET वाले भी और CS फाउंडेशन वाले भी। CSET वाले तो जून में भी दे सकते हैं,
अगर आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं तो। एंड लेट मी टेल यू, CSET बोथ भी दे सकता है जून में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 30 नवंबर से पहले एडमिशन ले लीजिए, और एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन आने वाला है कि CS फाउंडेशन भी जून 2021 में पास हो जाएगा। सोचो, आज की तारीख में कोई तुमसे कहे, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, स्पेशली फाउंडेशन स्टूडेंट सुने, नहीं CSET वाले भी सुन सकते हैं, यस, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त तक, अगर कोई तुमसे अगस्त 2020 तक पूछ रहा है कि बेटा तुम्हारी डिग्री क्या है, अगस्त 2020 तक पूछ रहा है तुमसे तुम्हारी डिग्री क्या है, तो तुम कह रहे हो सर मेरी डिग्री है 12th पास, ठीक है। और 2021 में तुम CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लोगे और तुम CS प्रोफेशनल में आ जाओगे। मतलब 2020 में तुम केवल 12th पास हो और 2021 में तुम CS फाइनलिस्ट हो जाओगे। डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना? सोचो क्या बोल रहा हूं मैं। 2020 में तुम केवल 12वीं पास थे, जब तक तुम अपना एग्जीक्यूटिव, जब तक तुम अपना CS EAT और फाउंडेशन नहीं पास करे थे तो तुम्हारी डिग्री थी 12वीं पास। और 2021 में CS एग्जीक्यूटिव पास होते ही तुम CS प्रोफेशनल के हो जाओगे बंदे, और तुम सेमी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हो जाओगे। वन मोर शॉट, वन मोर शॉट, और मेरे हाथ कांप नहीं रहे लिखने में कि 2022 में तुम CS हो जाओगे, कंपनी सेक्रेटरी हो जाओगे 2022 में। CS प्रोफेशनल के तीनों मॉड्यूल्स एक साथ दे दिए, 3-3 पेपर है, पूरे 9 पेपर एक साथ दे दिए, हो गए CS प्रोफेशनल। 2020 चल रहा है, 2020 खत्म होता दिख रहा है, और 2022 में तुम कंपनी सेक्रेटरी हो जाओगे। जील लाओ अपने अंदर, पागलपन चाहिए, पैशन चाहिए। हम तुम्हारा साथ दिए रहेंगे, हम तुम्हारा साथ दिए रहेंगे, कोई दिक्कत है नहीं साथ देने में, यह ध्यान रखिएगा। आई रेस्ट माई केस ओवर हियर। मैंने अपनी पूरी बात आप लोग को बता दी है। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर इज 9335506888। तो ये आप लोग के पास होगा, नोट कर सकते हैं। और ये कॉलिंग नंबर, एनीवेज आई एम अवेलेबल टू माय स्टूडेंट्स ऑन दिस कॉल ऑल्सो। इसको नोट कर लीजिए, जिन बच्चों के पास ना हो, किसी प्रकार की कोई चीज, कोई क्वेश्चन आपको हमसे पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। वी ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल इन द नेम ऑफ क्रक्स एकेडमी। तो गाइज यू कैन स्टे कनेक्टेड। हम लोग सारी जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वो सब अपने FB पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पेजेस पे अपलोड कर देंगे। आई होप यू ऑल enjoyed the session and it was an eye opener for you। किसी भी प्रकार की कोई भी पर्सनल क्वेरी हो, प्रोफेशनल क्वेरी हो, CS कोर्स से रिलेटेड हो, CS एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हो, किसी प्रकार का आपको रजिस्ट्रेशन में कोई ट्रबल हो रहा हो, कोई भी चीज हो गाइस, you can contact us। Is that fine? All right, thank you very much। और अब किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो पर्सनली